मदीहा पैसेंजर सीट पर चुपचाप से झुकाए बैठी थी और अदनान ड्राइव करते हुए बीच बीच में उसे देख रहा था। पर मदीहा ने इस बीच ना कुछ बोला ना कुछ कहा। वो बस सिर झुकाए बैठी अपने घुटनों को घूर रही थी। उसे ऐसे गुमसुम देख अदनान ड्राइव करते ही कहता है, क्या हुआ? मदीहा बिना उसकी तरफ देखे बोली, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें पता है तुम्हें बिल्कुल झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए बेवजह कोशिश करके अपनी एनर्जी मत वेस्ट किया करो, अदनान ने कहा। मदीहा हल्की नाराजगी से कहती है, हाँ मैं तो किसी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, मैं तो हूँ ही बेवकूफ़, स्टूपिड और डफर। अम्मी सही बोलती हैं, मुझसे एक काम ठीक से नहीं होता। आज भी मुझसे गड़बड़ हुई, मैं किसी काम की नहीं हूँ। इतना कहते कहते वो लगभग रोने लगी थी। वहीं उसे ऐसे देखकर अदनान साइड में अपनी कार रोककर उसकी तरफ देखता है, जो अभी भी सिर झुकाए बैठी थी। उसे ऐसे देखकर अदनान हल्का सा उसके पास जाकर उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें याद है जब तुम फर्स्ट क्लास में थी तब तुम पोएट्री कंपटीशन में फर्स्ट आई थी? उसकी बात सुनकर मदीहा नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है। इस वक्त उसकी आंखें नम थी। उसे कुछ ना कहता देख अदनान आगे कहता है, और फिर जब तुम हाई स्कूल में थी तब तुम्हारा आर्टिकल स्कूल मैगजीन में छपा था। दादू कितने प्राउड थे तुम्हें लेकर। अम्मी, अब्बू, चाचू, चाची सब ने सारे रिश्तेदारों को कॉल कर कर के बताया था। मदीहा अदनान की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। वहीं उसे ऐसे अपनी बात सुनता देख अदनान आगे कहता है, हम सब हर चीज़ में बेहतर हूँ ये ज़रूरी नहीं है, पर हम उन चीज़ों में अच्छे हों जो हम करना चाहते हैं तो यही काफ़ी है। पर आप तो हर चीज़ में परफेक्ट हैं, मदीहा ने कहा। अदनान हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुमसे किसने कहा? ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ। जैसे मैं तुम्हारी तरह फन लविंग नहीं हूँ, मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है और भी काफ़ी कुछ। हाँ आप सही कह रहे हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, इसलिए तो मैं आपको अकड़ू, गुस्सैल, घमंडी, चंगेज खान और बदतमीज कहती हूँ। अदनान उसे घूरते हुए बोला, पर तुमने तो कहा था तुम मुझे ऐसे नामों से नहीं बुलाती। उसकी बात सुनकर मदीहा जरा हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ रोज नहीं बुलाती, कभी कभी बुलाती हूँ। उसकी बात सुनकर अदनान अपना सिर ना मिलाकर वापस गाड़ी स्टार्ट करता है। उसे पता था इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगी। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा जाती है, पर इस बार मदीहा एकटक अदनान को बस देखे जा रही थी, या यूं कहूँ कि घूरे जा रही थी। मदीहा की नज़रों से इरिटेट होकर अदनान जरा झल्लाते हुए कहता है, क्या है, घूर क्यों रही हो? मदीहा अपनी आंखें छोटी करके उस पर गौर करते हुए हल्का सा उसके ऊपर झुककर अपनी गहरी आवाज़ में कहती है, कौन है आप? अदनान चिढ़कर बोला, तुमने शादी में एक आंच चढ़ा तो नहीं ली जो ऐसे पागलों की तरह बिहेव कर रही हो? नहीं, वो मुझे भरोसा नहीं हो रहा है ना कि आप मेरी तारीफ कर सकते हैं, इसलिए ज़रा हैरानी हो रही है। कंफर्म करने के लिए पूछ रही हूँ कि आप ठीक तो हैं, कहीं आपके अंदर किसी और की आत्मा तो नहीं आ गई, या फिर किसी ने आप पर जादू टोना तो नहीं किया? देखिए ऐसा कुछ है तो मुझे बता दीजिए, मैं भी गाड़ी से उतर कर पैदल घर चली जाऊंगी। मुझे वैसे भी इन सबसे बहुत डर लगता है, मदीहा ने कहा। अदनान उसके सिर पर हल्का सा मारते हुए कहता है, तुम जरा कम दिमाग चलाया करो, वैसे भी है भी नहीं तुम्हारे पास। उसकी बात सुनकर मदीहा मुंह बनाकर बैठ जाती है और अदनान वापस ड्राइविंग पर फोकस करने लगता है। पर अब मदीहा नॉर्मल हो गई थी। वो थोड़ी देर पहले वाला इंसिडेंट भूल चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद उनकी कार हवेली पहुंचती है। मदीहा तो बिना अदनान पर ध्यान दिए अंदर की तरफ चली जाती है और अदनान भी एक नज़र उसे घूर कर ड्राइवर की तरफ चाबी उछालकर अंदर आ जाता है। घर में कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं था। शबाना जी ने सारे मुलाजिमों को पहले ही सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया था। मदीहा ने हॉल में लगी बड़ी सी वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो अभी रात के 10:30 हो रहे थे। घर वाले तो काफ़ी लेट आने वाले थे, यही सोचकर उसका मुंह उतर गया। उसने शादी में कुछ खाया भी नहीं था और अभी वो घर आ गई थी और यहाँ कोई कुछ बनाने वाला भी नहीं था। अदनान जो उसके पीछे पीछे ही आया था, उसका ऐसा उतरा चेहरा देखकर उसे 1 मिनट भी नहीं लगा ये गेस करने में कि वो उदास क्यों है। भूख लगी है। अदनान की बात सुनकर मदीहा उसकी तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाती है तो अदनान आगे कहता है, जाओ कपड़े चेंज करके आओ, तब तक मैं कुछ अरेंज करता हूँ। लेकिन सर्वेंट तो नहीं है, तो फिर आप क्या बनाएंगे? मदीहा ने कहा। अदनान हल्का मुस्कुराते हुए बोला, गुस्से के अलावा बाकी चीज़ों में परफेक्ट हूँ मैं। उसकी बात सुनकर मदीहा चलते हुए वहाँ से चली जाती है और जाते जाते बस उसके मुँह से इतना निकलता है, घमंडी आदमी। अदनान को उसकी बात तो सुनाई दे गई थी, पर बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। चेंज तो उसे भी करना था। करीब आधे घंटे बाद मदीहा किचन में आती है तो उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। अदनान किचन में पहले से ही मौजूद था।
और खाना बना रहा था। एक तरफ अंडे उबल रहे थे, दूसरी तरफ नूडल्स, और वो खुद वेजिटेबल काट रहा था। उसने कपड़े बदल लिए थे और इस वक्त नॉर्मल ब्लैक हुडी, ब्लैक लोअर और एक एप्रन पहना था। उन बिखरे बालों के साथ भी वो बेहद हसीन लग रहा था। उसकी काम करने की स्पीड और सलीका इतना कमाल था कि एक पल को मदीहा की नजरें भी ठहर गई। वो बिल्कुल सलीके से सब कर रहा था, जैसे कोई 7 स्टार होटल का सेफ हो। यकीनन वो एक परफेक्शनिस्ट था। मदीहा अभी भी बस उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी। तभी उसके कानों में अदनान की आवाज आती है, जिसका ध्यान अभी भी सब्जी काटने में था। अगर मुझे देखना हो गया हो तो अंदर आ जाओ। मदीहा उसकी आवाज से वापस होश में आती है और अंदर आकर उससे नजरें चुराते हुए कहती है, मैं आपको देख नहीं रही थी। अच्छा, फिर क्या कर रही थी? मदीहा कुछ सोच कर कहती है, देख रही थी कहीं आप खाने में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं मिला रहे हैं। हु नोज। उसकी बात सुनकर अदनान, जो अभी ब्रोकली काट रहा था, उसे घूर कर कहता है, सच ए बैड एक्सक्यूज। उसकी बात सुनकर मदीहा कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसने सच में बहाना ही बनाया था और अदनान से झूठ बोलना सिवाय बेवकूफ़ी के कुछ नहीं था। वो किचन स्लैब के पास जाकर उस पर उचक कर बैठने की कोशिश करने लगती है, पर अफसोस बेचारी की 5 फुट 2 इंच हाइट उसके लिए ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था और वो बार बार उचक उचक कर कोशिश कर रही थी। अदनान, जो उसे ऐसे स्ट्रगल करता देख रहा था, अपनी सब्जियां छोड़कर उसके पास आता है और उसे कमर से पकड़कर गोद में उठाकर स्लैब पर बिठाता है। मदीहा उसके इस अचानक से किए गए एक्शन से घबरा जाती है और तुरंत उसके कंधे पकड़ लेती है। वहीं उसे ऐसे घबराते देख अदनान हल्का सा मुस्कुराकर उसकी नाक पकड़कर खींचते हुए कहता है, लिटिल। उसके इस कमेंट पर वो गुस्से में उसे हल्का सा पुश करके कहती है, आई एम नॉट लिटिल, आई एम बिग। अदनान हल्का सा तल्खी में मुस्कुराते हुए वापस जाते हुए कहता है, देखा मैंने। हाँ, तो मेरी गलती नहीं है, ये स्लैब ही इतनी ऊंची है। हाँ बिल्कुल, इसमें स्लैब की ही गलती हो सकती है, तुमसे कहाँ कोई गलती होती है। अगर तुम्हारे हाथ से ग्लास टूट जाए तो ग्लास की गलती, कॉफी में नमक डल जाए तो ये भी नमक की गलती, जो उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो शक्कर नहीं है, राइट? हाँ, और नहीं तो क्या। फिर मदीहा कुछ रुक कर बोली, 1 मिनट, आप मेरा मजाक बना रहे हैं? नहीं, मैं तो नूडल्स बना रहा हूँ। मदीहा उसके जवाब पर बस उसे घूरते रह जाती है, पर कहती कुछ नहीं है। 15 मिनट बाद अदनान एक बोल में नूडल्स बनाकर सर्व करता है। नूडल्स में बहुत सारी वेजिटेबल, एग और भी काफी कुछ था। वो दिखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा था। अदनान उस बोल को मदीहा के पास सरकाता है तो उसे देखकर मदीहा खुश होते हुए कहती है, वाह, दिस लुक सो यम। इतना कहकर वो बोल उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो बोल गर्म होने की वजह से उसका हाथ जल जाता है और उसके मुंह से एक आह निकलती है। ये देखकर अदनान खुद बड़े एहतियात से बोल उठाकर उसके सामने करते हुए कहता है, संभाल कर, भागा नहीं जा रहा। वहीं मदीहा साइड में चॉपस्टिक्स उठाने लगती है तो अदनान उसके हाथ पर हल्का सा मारकर फोक उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मदीहा उसे एक नजर घूर कर फोक लेकर उससे खाने लगती है। अदनान को पता था उसे चॉपस्टिक्स से खाना नहीं आता और अगर वो खाती तो फिर कुछ गड़बड़ करती, इसलिए उसने उससे पहले ही रोक दिया। मदीहा बड़े मजे से खा रही थी और अदनान इत्मीनान से उसे निहार रहा था। मदीहा खाते हुए ही कहती है, आप नहीं खाएंगे? बहुत टेस्टी है। तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। अदनान की बात सुनकर मदीहा बिना कुछ और कहे वापस खाने लगती है। उसका कोई इरादा था भी नहीं बांटने का, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रही थी और अदनान को ये पता था। अदनान कुछ देर तक उसे बस देखता रहता है और जब करीब आधा बोल खत्म हो जाता है तो वो उस बोल को वापस मदीहा को पकड़ाकर बाकी सब साफ करने लगता है। अदनान को ओसीडी थी, उसे हर काम और हर चीज सलीके से ही पसंद है। सब कुछ सही से अरेंज करने के बाद जब वो वापस मदीहा के पास आता है तो वो बच्चों की तरह अपने नूडल्स खा रही थी। उसका ध्यान अदनान पर तो था ही नहीं, वहीं अदनान की नजरें सिर्फ उस पर थी। वो उसके पास जाकर उसके इधर उधर दोनों साइड हाथ रखकर उसकी तरफ हल्का सा झुककर उसे देखने लगता है। तभी उसकी नजर उसके होठों के पास एक नूडल्स के एक टुकड़े पर जाती है और वो अपने अंगूठे से उसे हटाकर अपने होठों से लगा लेता है। अपने होठों पर उसके अंगूठे के छुअन से वो कांप जाती है और उसकी धड़कनें इतनी तेज हो जाती है कि अदनान तक को सुनाई दे रही थी। एक सिरहन सी जैसे उसके बदन से होकर गुजरती है और इसी बेख्याली में उसके हाथ से वो बोल हल्का सा टेढ़ा हो जाता है और वो गर्मा गर्म नूडल्स का सूप सीधा अदनान के ऊपर गिरता है। और सूप इतना गर्म था कि वो एक झटके से पीछे होकर कहता है, उफ, बेवकूफ लड़की। मदीहा हड़बड़ाते हुए अपना बोल साइड में रखकर एक झटके से स्लैब से कूदकर फिक्र के साथ पूछती है, सॉरी, गलती से हो गया, ज्यादा तो नहीं लगी, दिखाइए मुझे।
अब अदनान क्या कहता, वो सूप उसकी थाइस के ऊपर की तरफ गिरा था। अब उसे क्या कहता कि कहाँ जला है और कितना जला है, इसलिए गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम चुपचाप दफा हो यहाँ से अभी के अभी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे कैसे जा सकती हूँ मैं, एक बार दिखाइए तो कम से कम। मदीहा बोली, क्या चाह रही हो तुम, पैंट खोलो तुम्हारे लिए अब। अदनान इरिटेट होकर बोला। उसकी बात सुनकर मदीहा जरा गौर करती है और उसे एहसास होता है कि अदनान को जला कहाँ है, और ये देखकर वो एक गहरी सांस लेकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप खुद से देख लीजिए, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो वहां से जल्दी से चली जाती है। वहीं उसके जाने के बाद अदनान खुद से गुस्से में कहता है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा से ही बेवकूफ है और आगे भी वही रहेगी, स्टूपिड। वो भी कह ही रहा था कि मदीहा दोबारा किचन में आकर अपना नूडल्स का बोल उठाकर ले जाते हुए कहती है, अब आप मेरी बुराई कंटिन्यू कर सकते हैं, और इतना कहकर वहां से चली जाती है। वहीं अदनान बस उसे घूरता रह जाता है। अगली सुबह सब लोग देर रात घर लौट आए थे और आज मंडे था, तो थके होने के बाद भी सबको अपने अपने कामों पर जाना था। अदनान जल्दी सुबह ही बगैर नाश्ता किए निकल गया था। किसी केस के सिलसिले में उसे पुलिस स्टेशन जाना था, क्योंकि वो एक जाना माना क्रिमिनल लॉयर था, तो उसका काम जिंदा और मुर्दा दोनों लोगों से डील करना था। मदीहा और सोफिया भी जल्दी कॉलेज चले गए थे। आज उनकी क्लास जल्दी थी और उम्मीद भी स्कूल के लिए निकल गई थी। बाकी सब फिलहाल नाश्ता कर रहे थे, पर आज सहीर जी कुछ शांत और मुरझाए हुए से लग रहे थे, और ये देखकर जमाल जी फिक्र के साथ पूछते हैं, भाईजान क्या हुआ, आज आप ठीक नहीं लग रहे। हाँ, तबीयत कुछ ठीक मालूम नहीं हो रही, अजीब सी बेचैनी हो रही है। उनकी बात सुनकर रुखसार जी घबराते हुए कहती हैं, अरे क्या हुआ बेटा, जमाल डॉक्टर को बुलाओ। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हल्की बेचैनी हो रही है, सही जी बोले। अब्बू आज आप ऑफिस मत जाइए, रियान ने कहा, तो उसकी बात पर सहमति जताते हुए अजहर भी कहता है, हाँ मामू जान, आप घर पर आराम कीजिए, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। अरे तुम लोग तो यूं ही इतनी टेंशन ले रहे हो, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, चाहे मैं मीटिंग के बाद घर आ जाऊंगा, पर वो मीटिंग अटेंड करना जरूरी है, सही जी बोले। उनकी बात सुनकर सिफा जी परेशान होते हुए कहती हैं, नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे, बस हर टाइम काम काम काम, आज आप आराम करेंगे बस। सही जी मुस्कुराते हुए इनका हाथ पकड़कर कहते हैं, अरे आप यूं ही परेशान हो रही हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मुझे ज्यादा परेशानी लगती तो मैं खुद नहीं जाता, पर इस मीटिंग में मेरा होना जरूरी है, मैं एमडी हूँ कंपनी का। मामू हम संभाल लेंगे, अजहर बोला। सही जी प्यार से उनका सिर हिलाते हुए बोले, मुझे पता है कि तुम संभाल लोगे, लेकिन मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, मैं ऐसे उनसे भाग नहीं सकता, और वैसे भी इन्वेस्टर्स बाहर से आए हैं, 1 घंटे की मीटिंग है, उसके बाद मैं वापस घर आ जाऊंगा, आप लोग बेफालतू इतनी फिक्र ना करें। उनकी बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। सही जी भी अपना नाश्ता करके जमाल और अजहर के साथ ऑफिस के लिए निकल गए। रियान भी अपने कॉलेज के लिए निकल गया। नाजिया और सिफा किचन समेटने लगे, तभी सिफा ने गौर किया कि आज नाजिया कुछ परेशान लग रही है। उन्हें ऐसे देख वो पूछती है, नाजिया क्या हुआ, काफी उलझी हुई लग रही हो। भाभी आज मैंने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा। कैसा ख्वाब? वो मैंने ख्वाब में मदीहा को दुल्हन बना देखा, और वो बहुत रो भी रही है, और तब से पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। नाजिया बोली, अरे तुम ज्यादा सोच रही हो, जो मुमकिन नहीं उसके लिए क्यों परेशान होना, अभी सिर्फ 17 की है वो, उसकी शादी दूर दूर तक मुमकिन नहीं है, फिर क्यों परेशान हो रही हो। कल शादी में गए थे ना, इसलिए ऐसा ख्वाब आया होगा, और फिर कल माशाल्लाह से बहुत प्यारी भी लग रही थी मदीहा। आज एक काम करना, नजर उतार देना उसकी। नहीं भाभी, पता नहीं क्यों मन नहीं मान रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऊपर से फजर के वक्त ख्वाब आया था, और लोग कहते हैं सुबह का ख्वाब सच हो जाता है। नाजिया जी की बातों में डर और परेशानी दोनों थी, और उन्हें ऐसे परेशान देख सिफा जी उन्हें नॉर्मल करने के लिए कहती हैं, अब तुम ज्यादा सोच रही हो, हम सब है ना मदीहा के लिए, कोई नहीं कर रहा उसकी शादी, बस अब मुझे और बहस नहीं चाहिए। इतना कहकर वो प्यार से नाजिया का गाल सहलाकर वहां से चली जाती हैं, पर नाजिया का मन अब भी नहीं मान रहा था। इधर कॉलेज में बैक टू बैक 2 लेक्चर होने के बाद अब मदीहा और सोफिया बहुत थक गए थे। कुछ यही हाल यास्मीन का भी था। एक तो कल रात की शादी की थकान, ऊपर से जल्दी सुबह के लेक्चर, ऊपर से आखिर अक्टूबर के हल्की सर्दी वाले दिन। तीनों कैसे अल्लाह अल्लाह करके सुबह जल्दी उठकर आई थी, ये वही जानती थी, और यकीनन उन्होंने अपनी इस तकल्लुफ में कॉलेज के सिस्टम को खूब गालियां दी थी। खैर फिलहाल वो लोग कैंटीन में बैठे कुछ गपशप के साथ अपने आखिरी लेक्चर के इंतजार में थी, जिसमें अभी आधा घंटा बाकी था। मदीहा सैंडविच का टुकड़ा खाते हुए कुछ खिसियाते हुए कहती है,
ये कॉलेज वाले भी ना एकदम बवाल हैं। मतलब पहले तो खुद टाइम पर सिलेबस नहीं कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद सुबह एक्स्ट्रा क्लास के बहाने जल्दी बुलाएंगे। मतलब अब हम चैन से सोए भी ना, हद है। सही कह रही हो तुम तो फिर भी जल्दी घर आ गई थी। हम तो इतनी लेट आए और ठीक से सो भी नहीं पाए। अब बस जल्दी ये लास्ट क्लास खत्म हो ताकि घर जाकर सो पाऊँ, सोफिया बोली। अचानक से सोफिया का फोन बजा। कॉलर आईडी पर घर का नंबर शो हो रहा था। ये देखकर वो जरा हैरानी से कहती है, घर से कॉल आ रहा है, उठाकर देखो। मदीहा के कहने पर सोफिया फोन उठाती है तो उधर से कोई कुछ कहता है, जिसे सुनकर एकदम से उसके हाथ से फोन गिर जाता है। उसकी आंखों से एकदम आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर मदीहा घबराते उठकर पूछती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो अब्बू हार्ट अटैक। मदीहा को उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी, ना समझ आ रही थी। वो उसे शांत करते हुए दोबारा पूछती हैं, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ सोफिया, मुझे डर लग रहा है। सोफिया नम आंखों से उसकी तरफ देखकर बोली, मदीहा, अब्बू को हार्ट अटैक आया है, वो सिटी हॉस्पिटल में है। उसकी बात सुनकर मदीहा हैरान हो जाती है। अब उसके भी हाथ पैर जैसे फूलने लगे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे या करे। उसकी भी आंखें एकदम नम हो चुकी थी। ये देखकर यास्मीन दोनों को संभालते हुए कहती है, देखो संभालो खुद को, अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं, यहाँ बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। उनकी बात सुनकर दोनों हाँ में सिर हिलाती है और अपना बैग लेकर तुरंत कॉलेज के बाहर भागती हैं। वो तो गनीमत थी जो उन्हें बाहर ही ऑटो रिक्शा मिल गई और वहां से वो तीनों सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। वो जैसे ही आईसीयू के पास पहुंचती हैं, पूरी फैमिली पहले से ही वहां मौजूद थी। सिफा जी और रुखसार जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सभी परेशान थे। अगर कोई था जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था तो वो अदनान था, जो एक तरफ खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे देखकर बताया नहीं जा सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है या वो इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। सोफिया रोते हुए ही सीधा अदनान के पास जाती है और हकलाते हुए पूछती है, भाई अब्बू। इसके आगे उससे कुछ कहा ही नहीं जाता और वो दोबारा जोर जोर से रोने लगती है। उसे इस तरह रोता देख अदनान खुद उसे अपने गले से लगाकर उसका सिर सहलाते हुए अपनी गहरी आवाज में कहता है, कुछ नहीं होगा उन्हें, शांत हो जाओ। सोफिया अभी भी बिलक बिलक कर रो रही थी। वहीं मदीहा का सारा ध्यान अदनान के चेहरे पर था। वो उसके एक्सप्रेशनलेस फेस पर एक्सप्रेशन ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उसका चेहरा बिल्कुल सफेद। और कहीं ना कहीं मदीहा को महसूस हो रहा था कि अदनान के अंदर इस वक्त शायद कोई तूफान चल रहा है, जिसे पता लगाना उसकी बस की बात नहीं। सभी लोग परेशान थे कि तभी अचानक आईसीयू का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। उन्हें बाहर आता देख अदनान उनके पास जाकर पूछता है, अब कैसे है वो? उसने भले ही ये सवाल काफी नॉर्मल तरीके से पूछा था, पर उसकी आवाज में एक ठंडापन था जिसने डॉक्टर को कपकपाने पर मजबूर कर दिया था। डॉक्टर जल्दी ही खुद को संभालकर सीरियस अंदाज में बोला, देखिए फिलहाल तो वो खतरे से बाहर है, पर ये काफी मेजर हार्ट अटैक था। अगर उन्हें यहाँ लाने में 10 मिनट भी लेट हो जाता तो हम उन्हें बचा नहीं पाते। फिलहाल वो ठीक है। अभी मैंने नींद का इंजेक्शन दिया है तो बेहोश है। थोड़ी देर बाद हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, फिर आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। उनकी बात सुनकर सभी एक सुकून की सांस लेते हैं। तभी डॉक्टर अदनान की तरफ देख कर कहते हैं, मिस्टर सिद्दीकी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप प्लीज मेरे केबिन में आइए। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अदनान भी उनके पीछे जाने लगता है तो जमाल जी और अजहर भी उसके साथ जाते हैं। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।